नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि देख रहे हो कि हम पंचायती राज का एक सीरीज चलाए हुए हैं जो कि बीपीओ के एग्जाम के लिए है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए बीपीओ में 65 क्वेश्चन 100 में से पंचायती राज से आने वाले हैं, जिसमें आपको 7 स्पेसिफिक टॉपिक डिसाइडेड हैं। ठीक है, अब पहला टॉपिक हो चुका है जिसमें हमने पढ़ा था कि पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास और संवैधानिक उपबंध। तो उसका वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, उसकी प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो सेकंड टॉपिक है, आपका दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि आज का सेकंड टॉपिक है जो पंचायती राज व्यवस्था के सिलेबस में जो सेकंड दिया हुआ है पॉइंट, पंचायतों का आधुनिक स्वरूप। तो आज उसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब वीडियो को शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा वीडियोस को शेयर करें और ज्यादा लाइक करें। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और वहां पे लगभग 7,000 करीब वहां पे सब्सक्राइबर हैं। आप हमारे पेड बैच से भी जुड़ सकते हैं जो कि बीपीओ का पेड बैच है। ठीक है, वहां पे अब टेलीग्राम आईडी यहाँ पे आप कांटेक्ट करके हमारे बीपीओ के पेड बैच से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें हमने बताया हुआ है कि क्या क्या फैसिलिटी दी जाएगी। जिसमें देखिए 65 नंबर का जो पंचायती राज का सिलेबस है, ये जो आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, इसकी पीडीएफ वहाँ पे दी जाएगी। साथ साथ हम यूपीजीके का पीडीएफ भी वहाँ पे उपलब्ध कराएंगे। साथ साथ कंप्यूटर के नोट्स भी डालेंगे और साथ में हम बीपीओ के एग्जाम से पहले 10 मिनिमम 10 मॉक टेस्ट बीपीओ के वहां पे डालेंगे और कोशिश करेंगे कि 20 मॉक टेस्ट वहां पे बीपीओ के डाले जाएं। साथ साथ में हम जब पंचायती राज का सिलेबस खत्म हो जाएगा तो वहां पे हम पंचायती राज के सिलेबस का क्विज के रूप में आपका रिवीजन भी कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, तो ये फैसिलिटी हमारे बैच की है। नीचे उसकी फीस भी बहुत नॉमिनल है, तो आप वहां से जाके कॉन्टेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। तो देख रहे हैं कि आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, टॉपिक है, जो पंचायती राज व्यवस्था के सिलेबस में आप देखेंगे कि दूसरा टॉपिक है पंचायतों का आधुनिक स्वरूप। तो देखिए पंचायतों का आधुनिक स्वरूप में अब देखिए पंचायत क्या होती है। देखिए पंचायतों में क्या क्या होता है। देखिए पंचायतों के अंदर आपको ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत होती है। ठीक है, तो अब हम सर्वप्रथम आधुनिक स्वरूप के अंतर्गत सबसे पहले हमको जानना होगा कि ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा जानेंगे तभी ग्राम पंचायत पता चलेगा, और ग्राम पंचायत पता चलेगा तभी क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की तरफ जाएंगे हम। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं सर्वप्रथम पंचायत के आधुनिक स्वरूप में पहला टॉपिक जो है आपका ग्राम सभा की स्थापना एवं संगठन। ठीक है, तो अब देखेंगे इसके लिए उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1947 लाया गया था। पंचायती राज अधिनियम 1947 लाया गया, जिसकी धारा 2G के में दिया गया है। और देखिए ग्राम सभा के बारे में दिया गया है। तो कहा दिया गया है, आप पूछ सकता है ना आपके एग्जाम में कि पंचायती राज धारा किस में ग्राम सभा के बारे में वर्णन है पंचायती राज व्यवस्था 1947 में। तो देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम कब लाया गया, तो 1947 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। उसके बाद पूछ सकता है कि ग्राम सभा का उल्लेख कहाँ है पंचायती राज व्यवस्था में, तो धारा 2G में उसका उल्लेख है। ठीक है, अब नीचे दिया हुआ है कि इसकी परिभाषा दी हुई। इसके अनुसार देखिए यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था का दिया हुआ परिभाषा। इसके अनुसार ग्राम सभा निर्वाचक नियमावली मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों का समूह को ग्राम सभा कहा जाता है। देखिए जैसे क्या होता है कि आपका ग्राम होगा ना, तो ग्राम होगा तो उसमें जितने लोगों का वोटर लिस्ट में या मतदाता सूची जो होती है उसमें नाम जो होगा वो सब ग्राम सभा के अंतर्गत आएंगे। जैसे मान लो 100 लोग हैं और 100 लोगों का नाम मतदाता सूची में है, तो और एक ही ग्राम सभा के हैं, तो वो ग्राम सभा के अंतर्गत सारे लोग आ जाएंगे। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि इसके अनुसार ग्राम सभा निर्वाचन नियमावली मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों का समूह को ग्राम सभा कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पंचायती राज अधिनियम जो 1947 का है उसका कुछ प्रावधान देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके प्रावधान देखते हैं। अब देखिए पंचायती राज अधिनियम का अब 1947 का धारा 3 हम देखेंगे। धारा 3 क्या दिया हुआ है, देखेंगे धारा 3, इसमें धारा 3 में क्या लिखा हुआ है अब देखते हैं। देखिए धारा 3 में राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ग्राम या ग्रामों के समूह को ग्राम सभा कहा जाता है। देखिए अगर राज्य सरकार किसी ग्राम, देखिए मान लो कोई एक ग्राम भी हो सकता है, उसको ग्राम सभा घोषित कर सकती है। नहीं तो देखिए 1, 2 और 3 मतलब जनसंख्या कम है तो तीनों ग्रामों को मिलाकर एक ग्राम सभा घोषित किया जा सकता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ कि धारा 3 में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना से या तो एक गांव को या तो एक छोटे 2-3 गांव को मिला के एक ग्राम सभा घोषित किया जा सकता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट इसका क्या है। धारा 3 में ग्रामों के समूह में अधिक जनसंख्या वाला गांव ग्राम सभा के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा। अब देखिए जैसे कि 3 गांव है, मान लो A और B और C गांव है। ठीक है, अब इसमें 500 जनसंख्या है, इसमें 100 जनसंख्या है और इसमें 300 जनसंख्या है। अब इसको तीनों को मिलाकर राज्य सरकार ने ग्राम सभा बना दिया। ठीक है, तो लेकिन इस ग्राम सभा का नाम ए वाले ग्राम के नाम पे होगा। ठीक है, ना कि मतलब जिसमें ज्यादा जनसंख्या होगी उसी ग्राम के नाम पर ग्राम सभा का नाम होगा। ठीक है, तो यही दिया हुआ धारा 3 में। अब देखते हैं धारा 11(1)
पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 11(1), तो इसमें लिखा हुआ ग्राम सभा की प्रतिवर्ष 2 बैठक अनिवार्य है होती है। अब देखिए यहाँ पे बैठकों के बारे में दिया हुआ 11(1) में, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्राम सभा की प्रतिवर्ष में कितनी बैठक होती है, तो 2 बैठकें अनिवार्य होती हैं। ठीक है, अब देखिए इसका दोनों बैठक कब कब होती है। देखिए प्रथम बैठक कब होती है, खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद, और द्वितीय बैठक रबी की फसल के कटने के तुरंत बाद। मतलब 2 बैठक मिनिमम होनी है, उसके अलावा आप चाहे जितना बैठक करिए। ठीक है, मिनिमम 2 बैठक कंपलसरी है पंचायती राज अधिनियम 1947 के मुताबिक। अब इसकी अध्यक्षता कौन करता है, ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो ग्राम प्रधान करता है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। बैठक की सूचना, अच्छा मान लें कि ये बैठक बुलानी है, जो ग्राम सभा की बैठक बुलानी है, तो इसकी सूचना कैसे दी जाएगी। देखिए सूचना पंचायती राज अधिनियम की धारा, देखिए इसकी सूचना, बैठक की सूचना के बारे में पंचायती राज अधिनियम 1947 की नियम संख्या 32 से 37 तक इसका वर्णन किया गया है कि कैसे कैसे सूचना दिया जा सकता है। तो देखिए सूचना कैसे दिया जाएगा, तो आपको सब लोग को पता हुआ है, नीचे लिखा हुआ ग्राम सभा में खास खास स्थानों पर एक पोस्टर चिपका दिया जाएगा, मतलब कि इस दिन ग्राम सभा बुलाई जाएगी, या तो आप दिनांक समय स्थान की घोषणा, मतलब कि अनाउंस किसी को भेज के मतलब एक डुग्गी तरह पिटवाते हैं ना कि हाँ ये इस दिन यहाँ पे बैठक बुलाई जाएगी, तो उस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, और या पंचायत भवन हो, स्कूल हो, जो सार्वजनिक स्थान है, या कोई जहाँ पे लोगों की गैदरिंग होती है, वहां पे आप एक पोस्टर में कुछ चिपका सकते हैं कि इस दिन ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाएगी। तो इसका उल्लेख कहाँ गया है, ग्राम सभा की बैठक की सूचना का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो पंचायती राज अधिनियम की नियम संख्या 32 से लेके 37 तक इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, आप देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बैठक कौन बुलाएगा, तो देखिए बैठक कौन बुलाएगा, देखिए इसकी बैठक नियम 32 के तहत ग्राम प्रधान द्वारा बुलाया जाता है। ग्राम सभा की बैठक नियम 32 के तहत ग्राम प्रधान द्वारा बुलाया जाता है। अब देखो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्राम सभा की बैठक किसके द्वारा बुलाया जाता है, तो आपको लगाना होगा अब ग्राम प्रधान के द्वारा। अब ये पूछ सकता है कि ग्राम सभा की बैठक ग्राम प्रधान द्वारा बुलाया जाएगा, तो ये पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या किसमें वर्णित है, तो दे देगा 32, 36, 33, तो आपको लगाना होगा 32। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्रधान किसी भी समय असाधारण बैठक बुला सकता है। देखिए 2 बैठक तो अनिवार्य है, और प्रधान चाहे तो और भी बैठक बुला सकता है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं फटाफट। अब ग्राम सभा के सदस्य 1/5, देखिए अगर 1/5 सदस्य ग्राम सभा के हस्ताक्षर करके प्रधान को बैठक बुलाने को कहें, तो प्रधान को 30 दिन में बैठक बुलाना होगा। मतलब इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे मान लें 1000 जनसंख्या है, 1000 जनसंख्या है मान लिया आपके ग्राम सभा की। ठीक है, अब इसके अगर एक ग्राम सभा मतलब क्या होता है, आपको पता है कि 1000 ग्राम सभा, 1000 जनसंख्या मतलब कि ग्राम सभा मतलब कि 1000 वोटर, अगर 1000 वोटर है, अगर 1000 वोटर का 1/5 मतलब लगभग 200 लोग, अगर 200 लोग जो ग्राम सभा के सदस्य हैं, मतलब जो कि वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, अगर 200 लोग दस्तखत करके हस्ताक्षर करके अगर प्रधान को देते हैं कि आपको ग्राम सभा की बैठक बुलानी है, तो उनको 15 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर प्रधान को बैठक बुलानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये हुआ 1/5, 1/5 मतलब कि जितनी भी जनसंख्या है उसका 1/5 अगर प्रस्ताव पारित करके प्रधान को देंगे, तो 30 दिन के अंदर प्रधान को बैठक ग्राम सभा की बुलानी होगी। मतलब सारे जितना भी मतदाता सूची में लोग हैं उनकी बैठक बुलाई जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर यदि किसी विषय परिस्थितियों में ग्राम प्रधान बैठक नहीं बुलाता है, अगर मान लिया कोई ऐसा प्रधान हो जो ना बुलाए, तो अगर नहीं बुलाता है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, तो जिला पंचायती राज अधिकारी DPRO बैठक 60 दिन के अंदर इसको बुलाएगा। ठीक है, तो DPRO जो जिला पंचायती राज अधिकारी जो जिला पे होता है उसकी बैठक तब वो बुलाएगा 60 दिन के अंदर, अगर प्रधान नहीं बुलाता है किसी परिस्थितिवश। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे क्रम दिया हुआ है, देखिए अधिकारियों का क्रम दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि देखिए सबसे नीचे क्या होता है, BDO या BPO, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। BPO जो होता है विलेज पंचायत ऑफिसर होता है, जो कि थोड़ा छोटा पद है। BDO जो है छोटा पद नहीं है, लेकिन पे स्केल सेम है BDO और BPO का, लेकिन BPO का क्षेत्राधिकार कम और BDO का क्षेत्राधिकार ज्यादा है। उसके ऊपर होता है ADO सहायक विकास अधिकारी, उसके ऊपर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और DPRO मतलब डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर। ठीक है, तो एक क्रम दिया हुआ है, इसका क्रम भी पूछ सकता है कि इसके ऊपर वरीयता क्रम क्या है। ठीक है, अब देखते हैं ग्राम सभा की गणपूर्ति या कोरम। अब ग्राम सभा की मान ली बैठक होगी तो मिनिमम कितने सदस्य होने चाहिए कि बैठक शुरू कर दी जाए। तो देखिए ग्राम सभा की गणपूर्ति या कोरम, गणपूर्ति क्या होती है, जैसे कि कितने मिनिमम लोग इकट्ठा हो कि ग्राम सभा की बैठक शुरू कर दी जाए। तो गणपूर्ति और कोरम कितनी है, तो पंचायती राज अधिनियम की धारा संख्या 11 के 2 में, 11 के 2 में इसका वर्णन किया गया है। तो धारा संख्या किसमें दिया गया है, 11 के 2 में इसका वर्णन किया गया है। तो वर्णन क्या किया गया, ग्राम सभा का 1/5 सदस्य उपस्थित
हो तो ग्राम सभा बैठक होगी। मतलब कि अगर ग्राम सभा के 1/5 सदस्य मिनिमम उपस्थित हो तभी ग्राम सभा की बैठक होगी, अगर उससे कम होंगे तो बैठक नहीं होगी। ठीक है, तो मान लिया अगर 1000 जनसंख्या है तो 200 लोग मिनिमम उपस्थित होनी चाहिए तभी ग्राम सभा की बैठक होगी। अब दूसरा पॉइंट है, किंतु यह भी प्रतिबंधित है कि, देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि किंतु यह भी प्रतिबंधित है कि गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गई बैठक के लिए दोबारा गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे मान लिया कि गणपूर्ति नहीं हो पाई, मतलब 1000 की जनसंख्या आपकी ग्राम सभा में है और 200 लोग उपस्थित नहीं हो पाए तो सभा तो टल गई। अब सभा टल गई, लेकिन अगर उसको फिर दोबारा अगर बुलाएगा प्रधान, दोबारा उस सभा को बुलाई जाएगी तो उसमें गणपूर्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, कितने लोग भी आए वो बैठक अवश्य होगी। तो वही दूसरे पॉइंट में यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए गणपूर्ति का वर्णन कहाँ किया गया, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, धारा संख्या 11 के 2 में। और 11 के 2 कौन सा धारा है, पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा के 11 के 2 में। ठीक है, अब देखते हैं बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। देखिए तो जो ग्राम सभा की बैठक होगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो इसका अध्यक्षता का वर्णन कहा गया है। तो देखिए बैठक की अध्यक्षता का वर्णन पंचायती राज अधिनियम की 1947 के नियम संख्या 46 में इसका वर्णन किया गया है। तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो आपको सभी लोग पता है कि ग्राम प्रधान करता है। लेकिन अगर ग्राम प्रधान अनुपस्थित होता है तो प्रधान द्वारा मनोनीत कोई सदस्य, आपको पता होगा कि प्रधान के नीचे, अभी हम बताएंगे इसके बारे में सारा पूछे, कि प्रधान के नीचे कई सदस्य भी होते हैं, एक सदस्यों का भी चुनाव होता है। तो अगर प्रधान उपस्थित नहीं होता है, मतलब प्रधान इसकी अध्यक्षता नहीं करता है, तो किसी सदस्य को नामित करेगा कि आप हमारे जगह पे जाके अध्यक्षता इस ग्राम सभा की करिए। ठीक है, तो प्रधान द्वारा मनोनीत सदस्य द्वारा, अगर वो भी अनुपस्थित है तो सहायक विकास अधिकारी द्वारा नामित सदस्य, अगर मतलब कि प्रधान द्वारा मनोनीत सदस्य भी नहीं है तो एडीओ या सहायक विकास अधिकारी कोई सदस्य को नामित कर देगा कि आप ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो ये क्रम है कि किस तरह से कौन बैठक की अध्यक्षता करता है। अब देखते हैं, आगे देखते हैं कि यदि ग्राम प्रधान एवं एडीओ द्वारा कोई व्यक्ति नामित न किया गया हो तो अध्यक्षता ग्राम सभा के सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को किया जाना चाहिए। अगर मान लें एडीओ द्वारा या ग्राम प्रधान द्वारा कोई भी व्यक्ति नामित ना किया गया हो तो जो सदस्य हैं सदस्यों में से किसी एक को चुन लिया जाएगा कि हाँ आप बैठक की अध्यक्षता करिए। ठीक है, तो जितने भी ग्राम सभा के कोई भी सदस्य होंगे, ग्राम सभा के जितने सदस्य हैं उनमें से किसी एक को चुन लिया जाएगा अध्यक्षता करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, पंचायती राज अधिनियम की 1947 की नियम संख्या 36। अब नियम संख्या 36 क्या है, पंचायती राज अधिनियम की नियम संख्या 36। अब देखिए 36 नियम संख्या 36 क्या है, अब यहाँ पे देखेंगे नियम संख्या 36। तो नियम संख्या 36 के अंतर्गत क्या है, बैठक की कार्रवाई या कार्रवाई रजिस्टर, बैठक की कार्रवाई या कार्रवाई रजिस्टर रूप पत्र संख्या 8 पर अंकित किया जाएगी और बैठक की कार्रवाई की एक प्रति एडीओ को बैठक के 7 दिन के अंदर भेजी जाएगी। जैसे जो बैठक हुआ, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, हम समझाते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि देखिए एक जो बैठक हुआ तो बैठक की कार्यवाही जो होगी रूप पत्र संख्या 8 में रजिस्टर की जाएगी, उसको अंकन किया जाएगा और उसकी एक प्रति को एडीओ मतलब सहायक विकास अधिकारी को भेजा जाएगा। ठीक है, कि बैठक में निर्णय क्या हुआ और क्या क्या हुआ, तो उसका प्रति एक एडीओ को भेज देगा। और कितने दिन में भेजा जाएगा, 7 दिन के अंदर। ग्राम सभा में बैठक हुई जो भी हुई उसकी कार्रवाई को 7 दिन के अंदर एडीओ को भेजा जाएगा। तो यही पॉइंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है कि बैठक में लिया गया निर्णय पर तब तक पुनः विचार नहीं किया जाएगा जब तक 2/3 सदस्य लिखित रूप से हस्ताक्षर करके इसके लिए प्रार्थना पत्र ना दें। देखिए तो अगर बैठक में कोई निर्णय हुआ, बैठक में लिया गया निर्णय पर तब तक पुनः विचार नहीं किया जाएगा जब तक 2/3 सदस्य लिखित रूप से हस्ताक्षर करके इसके लिए प्रार्थना पत्र ना दें। जैसे कि मान लिया कि कोई निर्णय हो गया ग्राम सभा की बैठक में, लेकिन उसमें थोड़ा सा और कुछ विचार करना है, तो उस पर विचार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक सदस्यों का 2/3 सदस्य ये ना प्रस्ताव करें कि नहीं फिर से हमको इस पे मतलब कि एक बार और बहस करना चाहिए, तब तक इसका कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ सेकंड पॉइंट में। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया जो भी पंचायती राज अधिनियम में जो भी धाराओं के अंतर्गत जो भी सब प्रावधान दिया हुआ ग्राम सभा के बारे में, उसके बारे में हो गया। अब हम देख लेते हैं ग्राम सभा के कार्य। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राम सभा के कार्य। तो ग्राम सभा के कार्य के अंतर्गत अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका सबसे पहला कार्य है कि समुदाय के कल्याण के लिए चलाए जा रहे विकास कार्यक्रम के लिए स्वैच्छिक रूप से श्रमदान और अंशदान के लिए प्रेरित करना। अब श्रमदान और अंशदान के लिए प्रेरित करना, जैसे कि कुछ भी कार्य हो रहा है आपकी ग्राम सभा में, कोई भी कार्य हो रहा है तो प्रधान मतलब ग्राम सभा की बैठक में बोल सकता है कि स्वैच्छिक रूप से कुछ लोग आप लोग चंदा दीजिए, जिससे सारे ग्राम सभा के मेंबर कुछ रुपया श्रमदान, या तो श्रमदान दे दें या तो अंशदान मतलब कि कुछ रुपया दे सकते हैं या कुछ भी दे सकते हैं। और श्रमदान या आप वहां पे कोई स्वच्छता का कार्यक्रम चल रहा है या कुछ कर रहा है तो वहां पे आप हाथ बटा के मतलब कि कुछ श्रम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे
दूसरा पॉइंट है कि सामाजिक एवं आर्थिक विकास की योजना को सही व्यक्ति तक पहुंचाना। तो देखिए सामाजिक एवं आर्थिक विकास की योजना को सही व्यक्ति तक पहुंचाना। अब तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट तीसरा पॉइंट है कि वार्षिक कार्य योजना ग्राम पंचायत विकास योजना, वार्षिक कार्य योजना पूर्ण रूप से स्वीकृति ग्राम सभा की बैठक में दी जाती है। ठीक है, तो वार्षिक कार्य योजना की पूर्ण रूप से स्वीकृति ग्राम सभा की बैठक में दी जाती है। मतलब जो भी वार्षिक कार्य योजना है, वर्ष भर में क्या क्या कार्य होगा, उसकी स्वीकृति ग्राम सभा की बैठक में दी जाती है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। पूछ सकता है कि वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृति निम्नलिखित में से किससे दी जाती है, तो दे देगा ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत। तो आपको लगाना होगा क्या, ग्राम सभा की बैठक में दिया जाता है। ठीक है, तो किसकी स्वीकृति, देखो ग्राम पंचायत विकास योजना की स्वीकृति कब दी जाती है, ग्राम सभा की बैठक में दी जाती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको आप नोट करेंगे और इसको याद एकदम कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, 4th नंबर पॉइंट है कि ग्राम सभा निगरानी की भूमिका में होता है, ग्राम पंचायत कार्यपालिका की भूमिका में होता है। जैसे देखिए ग्राम पंचायत जो होती है, ग्राम सभा में से कुछ लोग इलेक्शन लड़के ग्राम पंचायत बनाते हैं। ठीक है, जैसे कुछ सदस्य बन जाते हैं, कुछ प्रधान, एक प्रधान बन जाता है। ठीक है, तो देखिए ग्राम सभा जो है वो अध्यक्ष जो कि प्रधान है और जो सदस्य हैं वो क्या कार्य कर रहे हैं उनकी निगरानी करता है। ठीक है, मतलब कि वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि ग्राम सभा निगरानी की भूमिका में होता है, ग्राम पंचायत कार्यपालिका की भूमिका में होता है। जैसे ग्राम पंचायत वो क्या कार्यपालिका की भूमिका में कि जो डे टू डे कार्य हो रहा है, क्या कार्य कराना है ग्राम सभा में, उसका कार्य प्रधान और उसके सदस्यों का होगा, मतलब ग्राम पंचायत का होगा। लेकिन वो कार्य सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका निरीक्षण की जिम्मेदारी ग्राम सभा की होगी, मतलब ग्राम सभा की होगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। पूछ सकता है क्वेश्चन कि ग्राम पंचायत की निगरानी की भूमिका किसकी होती है, तो आपको ऑप्शन में दे देगा ग्राम सभा की, क्षेत्र पंचायत की, जिला पंचायत की या राज्य सरकार की। तो आपको लगाना होगा किसकी होती है, ग्राम सभा की होती है। ठीक है, तो ये रहा पंचायतों के आधुनिक स्वरूप में। अब देखिए ग्राम सभा वाला पोर्शन खत्म हो चुका है, अब इसका बी वाला जो पंचायतों का आधुनिक स्वरूप है, इसमें सेकंड वाला पॉइंट जो है कि ग्राम पंचायत आएगा। तो ग्राम पंचायत हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ग्राम सभा इस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें अब सारा है। अब इसका जब सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो हम क्यूज के माध्यम से पेड ग्रुप जो चल रहा है उसमें हम पेड ग्रुप्स के माध्यम से इसका प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप हमारे चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्यादा वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और हमारे पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको कि टेलीग्राम आईडी, यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट करेंगे। टेलीग्राम आईडी, एक सेकंड रुकिए, टेलीग्राम आईडी यहाँ पे आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको देखिए बहुत ही नॉमिनल फीस है, यहाँ से आपको अगर कांटेक्ट करेंगे और पेमेंट करके आपको इस पेड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। फिर से हम बता दे रहे हैं पेड ग्रुप में क्या क्या है। तो पेड ग्रुप में हमारे अगर जो भी पंचायती राज पढ़ाया जा रहा है इसके सारे नोट्स वहाँ पे डाले जाएंगे जो कि हैंड रिटन है। उसके साथ साथ हम यूपी जीके का भी मतलब कि पेपर से पहले हम हैंड रिटन नोट्स बना के वहाँ पे डालेंगे और साथ साथ कंप्यूटर के भी डालेंगे। साथ साथ हम बीपीओ के विलेज पंचायत ऑफिसर के मिनिमम 10 टेस्ट डालेंगे और कोशिश करेंगे कि 20 टेस्ट डाले जाए। ठीक है, और साथ साथ में जब सब कुछ सिलेबस खत्म हो जाएगा और टेस्ट भी हम डाल देंगे तो हम वहां पे कोशिश करेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था का क्विज के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग का प्रैक्टिस भी करा दिया जाए। ठीक है, तो ये रहा हमारे बैच के बारे में इंफॉर्मेशन। तो आप ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।